फिलहाल साहब आईएमएफ की टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। आपका जो जीडीपी का नंबर अभी बपी साहब ने कहा दुरुस्त कहा, उन्होंने 0.9% आपकी फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ थी। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 2-3 साल भी हमारे बिल्कुल गिरे हुए थे, अभी भी नेगेटिव में, कोई पॉजिटिव ग्रोथ उसमें नहीं आ रही है। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम फ्यूचर में ग्रोथ लाएंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब्स मिलेंगी? वो तो कोई एरिया नहीं नजर आ नहीं रहा। नदीम साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़े सारी बात का ना एक कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, आप कहें कि पीटीआई के दौर में इतनी फीसद जीडीपी ग्रोथ थी, आप अपने हाथ से मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल भी रहे थे। उस ग्रोथ का क्या करना है जिसके नतीजे में आपने श्रीलंका वाले हालात की तरफ आप अपने हाथ से मीशत को धकेल रहे हो, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम सबोटाज कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप कोई बिल्ड ना कर सके हो, अपने हाथ से मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहे हो, आईएमएफ का प्रोग्राम तोड़ के, ये जानते हुए कि 3-4 महीनों के अंदर यू विल रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड यू विल एंड अप इन डिफॉल्ट। ये खान साहब जानते थे, पीटीआई जानती थी, और उसके बावजूद ना सिर्फ उन्होंने डिफॉल्ट की तरफ धकेला, बल्कि जब हमारी हुकूमत ने, उस टाइम पे पीडीएम की हुकूमत ने उसी प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश की, तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी। फिर एक चिट्ठी खान साहब ने पिछले साल लिखी इलेक्शंस के इर्द, फिर एक चिट्ठी आज ये फिर से वही चिट्ठियों का सिलसिला अब ये डोसियर की सूरत में आ रहा है। तो बहरहाल उस कॉन्टेक्स्ट में से, उस क्राइसिस में से निकल के हमने मुल्क को एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के फेज के अंदर यही होता है कि ग्रोथ थोड़ी कर्टेल हो जाती है, मगर आप अपने खसारों को मैनेज करते हैं, आप थोड़ी सी मीशत में स्टेबिलिटी लाते हैं, महंगाई को कम करते हैं, आप पॉलिसी रेट जिस तरह कम हो गया है, आपके फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, करेंसी का जो रेट है, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। दैट वी हैव अचीव। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसमें हमने एक्सपोर्ट्स की भी बात की, जिसमें यकीनन अपने सारे पाकिस्तानी शहरियों की परचेसिंग पावर में इजाफा करना, जिसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, महंगाई को भी काबू करना और उनकी आमदन भी बढ़ाना, ताकि उनकी परचेसिंग पावर बढ़े। तो देखिए, आगे अब आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बेस बढ़ाने के ऊपर भी एक फोकस है। आपने देखा है कि जो एफपीआर के रिफॉर्म्स अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अब फेसलेस कस्टम्स का एक इम्प्लीमेंटेशन हो गई है ऑन द ग्राउंड, जिसके नतीजे में जो हम मसाइल देखते हैं इंडस्ट्री को, वो नहीं होंगे। तो बोथ एट एन इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाना और एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है, और आपको उसके नताइज नज़र आएंगे। और देखिए, दूसरी बात जो बात अभी मेमन साहब कर रहे थे, देखिए सैलरी क्लास के हवाले से बिल्कुल आपने देखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये बात खुद भी कही है कि वो ही वुड वांट कि हम सैलरी क्लास इट्स पेइंग देयर फेयर शेयर, एंड द गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन दिस कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो अपना फेयर शेयर नहीं अदा कर रहे हैं, उनको नेट में लाया जाए। उसके लिए हर किस्म की एफर्ट हो रही है, और ये जो एफबीआर का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ये उसका हिस्सा है। मगर सैलरी क्लास के लिए बिल्कुल हुकूमत स्पेस बनाना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका जिक्र कर चुके हैं। आगे बजट आ रहा है जी अगला, और इंशाल्लाह अगर इसमें स्पेस बनी, हम इंशाल्लाह यकीनन कोशिश करेंगे कि रिलीफ फराम करें।